मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया हुड़का बचाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार का आह्वान किया। कहा, आज मैं बाबा केदार और बद्रीनाथ के चरण में हूं। ऋषिकेश जनसभा में कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए 370 खत्म करने का साहस दिखाए। ये दशक उत्तराखंड का दशक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा सरकार के गिनाए काम। कहा, पीएम मोदी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का कर रहे काम। पीएम की ओर से किए गए कामों से ही आज भारत का विश्व में नाम है। देश में अमन चैन के लिए उठे हाथ। उत्तराखंड में मनाई जा रही ईद उल फित्र, छोटे से लेकर बड़ों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी मुबारकबाद। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे जारी है। साथ ही बीजेपी चुनावी समीकरण को साधने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि भाजपा टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार लोकसभा सीट को साधने में लगी है। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद किरोला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात देते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता पीएम मोदी को सुनने के लिए आतुर रहती है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना ही महत्वपूर्ण है और जब जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड सौगातों से सरोबार हो जाता है। प्रधानमंत्री जी की कही हुई बातें, प्रधानमंत्री जी की दी हुई सौगातें उत्तराखंड की राजनीतिक, उत्तराखंड की सामाजिक, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होती हैं। इसलिए इस देवभूमि उत्तराखंड में 1.25 करोड़ जनता, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतने आतुर रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड बार बार आए इस देवभूमि में, और देवभूमि में प्रधानमंत्री जी बार बार उत्तराखंड के लोगों को संदेश देते रहे। आगामी लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होना है, जिसमें सभी विभागों के सामने कड़ी चुनौती है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी प्रमोद पांडे ने सभी जवानों की बैठक ली। चुनाव में पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो भी जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे या धूम्रपान का सेवन करता हुआ पकड़ा गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रकार से आप समझ रहे हैं कि निर्वाचन में हमारे पीआरडी के जवान यहाँ से तैनात किए जाने हैं। उसी क्रम में इनकी ब्रीफिंग चल रही है अभी ब्लॉक स्तर पर। अभी इसी क्रम में आगे भी इनकी ब्रीफिंग होगी जिला मुख्यालय पर, फिर पुलिस ब्रीफिंग की जाएगी। सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार अपनी वर्दी धारण करें, किस प्रकार से मतदान के दिन जो इनको कर्तव्य है उनका पालन करें, कैसे अनुशासित रहें। कि हमारा ये पूर्ण विश्वास है। और विगत जो चुनाव है उसमें भी हरिद्वार से सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। अगर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है तो इसका मतलब हमारे पीआरडी के जवानों ने भी मतदान पूरा किया है। तो हमारा पूरा विश्वास है कि 100% मतदान कराएंगे। हमने सबको ईडीसी जारी करवा दिया। अब ईडीसी प्राप्त होते ही अपने अपने बूथों पर जाकर चुनाव कराएंगे। इसी क्रम में आज प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई है। जनपद में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने गंभीरता से लिया है। डीएम ने कहा कि ग्रीष्म काल प्रारंभ हो गया है, तापमान बढ़ने के साथ ही जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बेहद कम वर्षा हुई है, जिससे वनों में नमी की कमी होने के साथ साथ प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख गए हैं और जिससे वनाग्नि की घटनाएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जनपद के काश्तकार खेतों की पराली को आवश्यक न जलाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि कूड़ा जलाने से भी आग जंगलों तक पहुंच रही है, इसलिए कूड़े को भी ना जलाएं। समय ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष सर्दियों में अन्य वर्षों के मुकाबले कम वर्षा हुई है, जिसकी वजह से जंगलों में भी पानी के स्रोतों में भी कमी है और नमी की भी कमी है। फलस्वरूप इस साल वनाग्नि की घटनाएं अन्य वर्षों के मुकाबले ज़्यादा हो रही हैं। मैं सभी चंपावत वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा
कि हमारे जो खेतों में पिराली है या जो हमारे ओण है उसको अनावश्यक ना जलाएं। कई जगह पे कूड़े जलाने की वजह से भी जो है आग जंगल की तरफ पहुंची है, तो कूड़े को भी खुले में किसी भी परिस्थिति में ना जलाएं। और हमारी जो वन विभाग की टीम जो पूरी तत्परता से इस समय आग बुझाने में लगी हुई है, उनको आग बुझाने में अपना पूरा सहयोग भी करें, क्योंकि जो वनों की जो क्षति होती है वो एक राष्ट्रीय संपदा है और उसको बचाना हमारा जो है नैतिक कर्तव्य है। टिहरी से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला चकराता विधानसभा के साहिया पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कृषि मंडी मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसे संबोधित करते हुए चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 12 साल से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। सांसद ने एक बार भी सदन में ना अपनी बात रखी और ना कहीं दिखाई है। उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया है। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना वापस लेने की बात कही। कड़ी में जो है चुनाव संचालन समिति भी बनाई गई और चुनाव संचालन समिति जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इन दिनों में किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूती के साथ चुनाव अभियान जारी करना है, उस परिप्रेक्ष्य में सभी साथियों से संवाद स्थापित करके कार्य किया जाए। नंबर 1 पर है और ईवीएम मशीन में भी नंबर 1 पर जोशी गुनसोला है। जब परिणाम आएंगे तब भी गुनसोला जी। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का सिंचाई मंत्री 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, ये कहा नहीं। और दोस्तों, ठीक 3 दिन महाराष्ट्र में अजीत पवार को जो है बीजेपी के लोग गले लगाते हैं, उठाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। कहाँ ये गंगा कौन सी डुबकी लगाई और सब साफ हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना होता तो शायद ये भी दब जाती। आप देख रहे हैं ना, तो समझता हूँ ये सारी चीज। जब खरीद फरोख्त की राजनीति करनी है तो मैं तो पसीने निकाल रहा हूँ यहाँ आपके बीच में। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहादुराबाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र बहादुराबाद सुल्तानपुर मजरी में फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र में भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रमेंद्र डोभाल एसएसपी हरिद्वार के निर्देश अनुसार थाना बहादुराबाद के चौकी इंचार्ज प्रदीप राठौर ने पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बहादुराबाद में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में बहादुराबाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आदि मौजूद रहे। तो फ्लैग मार्च ग्राम बहादुराबाद से सुल्तानपुर माजरी से प्रारंभ होकर विभिन्न क्षेत्रों से निकाला गया। फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की अपील की गई। कंपनियां मौजूद हैं जो अलग अलग सर्कल में लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। उनका पर डे का एक ड्यूटी चार्ट हमारे द्वारा यहाँ से निर्गत किया जाता है, जिसमें फ्लैग मार्च और जो चेकिंग्स हैं उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आगामी 1 हफ्ते में और कंपनी यहाँ पर सीपीएमएफ की आएंगी, जिसमें ये जो फ्लैग मार्च की जो हम लोग गतिविधियाँ कर रहे हैं इसमें और गहनता आएगी और सघन तरीके से हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में एसएसबी के साथ मिलकर पुलिस टीम ने लोहा घाट में फ्लैग मार्च निकाला। प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को मार्क कर लिया गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस अब तक 11 लाख रुपए तक सीज की कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें 900 लीटर से अधिक शराब और 21 ग्राम स्मैक भी शामिल है। एसएसटी, एफएसटी और थानों द्वारा लगातार सीजर की कार्रवाई जारी है। पिछले डेटा के हिसाब से लगभग 11 लाख कीमत की सीजर की गई है। इसमें अलग अलग रेट्स में, जैसे कि नारकोटिक्स में लगभग 21 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। इसके अलावा शराब जो है लगभग 900 लीटर शराब पकड़ी गई है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव एक्शन जो होता है हमारे, वो भी थाने लगातार कर रहे हैं। 107-16 की कार्रवाई हो या एनबीडब्ल्यू का एग्जीक्यूशन हो या शस्त्र उनका वेरिफिकेशन और उनका जमा कराना हो, ये सब कार्रवाई की जा रही है। मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत मसूरी विभिन्न स्थानों पर पाइपलाइन बिछाया जाने का कार्य किया जा रहा है। कई जगह पाइपलाइन बिछाई भी जा चुकी हैं। इसके बावजूद शहर के विभिन्न
स्थानों पर सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाइब्रेरी के निकट पाइपलाइन फटने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और सारा पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे कार की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी इंदिरा कॉलोनी के पास पाइपलाइन फटने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ ही केम्पटी रोड पर भी पाइपलाइन फटने से सारा पानी सड़क पर बहने लगा था। अभी तक पूर्ण रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है और 3 स्थानों पर पाइपलाइन फूट चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जबकि इस संबंध में स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंप दिया है। योजना के अंतर्गत मसूरी में पानी बचाने का कार्य पूरा था, तो पूर्ण रूप से तो ठीक प्रकार से हुआ नहीं। दूसरा, जगह जगह पे लाइनें फट रही हैं, लाइनें टेस्ट नहीं करी गई, लाइनों में वेल्डिंग नहीं करी गई, पाइपों को ठीक प्रकार से जोड़ा नहीं गया, ठीक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये आशंका हम पिछले 2 वर्ष से जता रहे थे। हमने कई मुद्दों पे, कई मीटिंग में, लेकिन बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, कल एक गांधी चौक के पास एक लाइन फट गई, इससे पहले इंदिरा कॉलोनी के पास फटी, केम्पटी रोड पे फटी, और इस प्रकार से जान माल का नुकसान हो रहा है, लोगों में भय है। और एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह पूर्ण रूप से पेयजल निगम पर आता है कि उन्होंने किस प्रारूप में या किसने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये कार्य कराया। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने मालधन छोड़ में गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व में भारत का डंका बजा है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मातृशक्ति ने इस बार ठाना है कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है 3री बार। और आपको मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी संख्या देख के, आपका जोश जुनून देख के, कि अनिल भाई का जो कमल के फूल वाला बटन है वो आप लोग इतना दबा दोगे कि वो शाम को जो है बटन अंदर चला जाएगा और बटन जो है 4 तारीख को ही बाहर निकलेगा। पहला नंबर है, पहले नंबर पर है कमल का फूल वाला बटन। तो भाइयों बहनों, हम सब लोग अनिल जी को बहुत भली भांति जानते हैं और रामनगर से आपका बड़ा लगाव है। आपने वन पर्यावरण के क्षेत्र में और यहाँ के कॉर्बेट के विस्तार के लिए, इसकी प्रसिद्धि देश दुनिया में हो, उसके लिए लगातार काम किया है। रामनगर मेरे ख्याल से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रवास किया होगा तो रामनगर किया होगा। तो रामनगर से देखिए इतना लगाव है, तो अब रामनगर वालों की जिम्मेदारी तो बनती है, थोड़ी बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन जो और बूथ हैं वो बूथ तो सब भर भर के आने चाहिए, भर भर के आएंगे ना, भर भर के। कमल ही कमल, कमल ही कमल। जब 4 तारीख को बक्सा खुलेगा ना ईवीएम वाला, तो उस बक्से में से इतने कमल निकले जैसे अभी हमने होली मनाई है, तो हम 4 तारीख को दिवाली मनाएंगे। तभी तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ अनिल जी के लिए, मोदी जी के लिए हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। मोदी जी का धन्यवाद इसलिए मैं करता हूँ कि हमारे राज्य में जो सबसे पहला G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, आप सबको याद है ना, जिसमें पूरी दुनिया के मेहमान आए थे हमारे यहाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे, विशेषज्ञ आए थे। तो वो सबसे पहले कहाँ आए थे? अरे कहाँ आए थे भैया? रामनगर आए थे। तो मैं आपकी तरफ से भी मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। अब असली धन्यवाद आप लोगों ने देना, जिन्होंने पूरी दुनिया को रामनगर दिखाया। तो रामनगर की खुशहाली के लिए, रामनगर की तरक्की के लिए बहुत काम करने हैं। खबर नैनीताल से है, जहां जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चलाए जा रहे 3 दिवसीय मतदान अभियान चलाया गया। मतदान में 90% वोटिंग हुई। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय घर घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में अभी तक 90% वोटिंग हुई है। बता दें कि जिले में कुल 1419 लोगों ने फॉर्म नंबर 12D का आवेदन कर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया था और जिनके लिए प्रथम चरण में वोटिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें अभी तक 1290 मतदाताओं ने मतदान किया है। अब ये प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट में प्रत्याशियों के कमीशनिंग का काम चल रहा है। चरण में 8, 9 और 10 अप्रैल को
दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स को घर घर जाके मतदान कराया जाना था और इसमें कुल 1419 थे, जिसमें से 1290 ने मतदान कर दिया और अभी आज की रिपोर्ट आनी बाकी है। जो रह जाएंगे उनको 11, 12 और 13 अप्रैल को द्वितीय चरण में किया जाएगा। 90% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा मतदाता जागरूकता के संदर्भ में शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों, हमारी स्वीप की टीमें और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत वो भी लगे हुए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स को स्पेशल फोकस करके उनको ईपी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि 19 अप्रैल को जनपद नैनीताल में अच्छी वोटिंग होगी और एक अच्छा लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां बीजेपी ने अपना स्लोगन जारी किया है, इस बार 400 पार, वहीं कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने और परिवर्तन की बात कर रही है। लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, तो उसी के चलते उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर MP सिंह का कहना है कि देश के अंदर दोबारा हमारी सरकार बनने जा रही है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। जनता हमारे साथ है, धामी सरकार द्वारा लाए कानून से जनता बहुत खुश है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उठा रहा है, हर गरीब उठा रहा है। जनता को भी चाहिए कि जो सरकार उनकी हेल्थ की, उनकी घर की, उनकी गैस की, उनके खाने की व्यवस्था कर रही है, तो ऐसी सरकार को वोट हर व्यक्ति को देना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं कि अपने देश के मुस्लिम वर्ग से भी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम वर्ग को है इस देश के, तो मुस्लिम वर्ग को भी आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। आज देश जो है पूरी दुनिया के अंदर हमारे मोदी जी का परचम लहराया हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा तो देश के हर व्यक्ति की तरक्की होगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के शुरू होने में अब लगभग 1 महीने का समय रह गया है। पहाड़ी प्रदेश होने और भौगोलिक विषमता होने के चलते यात्रा को सुगम बनाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। यात्रा रूट पर वाहनों की पार्किंग और पेट्रोल पंप के साथ ही अब चार्जिंग स्टेशन खोलना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। वहीं अब रूट पर 58 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना सरकार बना रही है, जिनमें से 11 ऐसी जगह चिन्हित की जा चुकी हैं जहां इलेक्ट्रिक स्टेशन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ये सभी 11 स्टेशन UPCL से कनेक्शन मिलने के बाद यात्रा से पहले शुरू कर दिए जाएंगे। देखिए, चारधाम मार्ग पर हमारे द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि GMBN के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहुंच गया है और उनका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बस जो अभी रह गए UPCL से कनेक्शन का हमारा अभी कार्रवाई चल रही है और UPCL से कनेक्शन मिलने के बाद ये सारे स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में जितनी भी ई-व्हीकल आएंगे उनको चार्जिंग के लिए ये स्टेशन उपलब्ध होंगे। जैसे ही ये स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, हमारे पास जो बाकी के बचे हुए हैं 17 स्टेशन, वो भी हमें प्राप्त होने जा रहे हैं और उनको भी हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज करें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का समर जीतने के लिए प्रत्याशी सोशल मीडिया पर अलर्ट है। हर हाथ में मोबाइल फोन की पहुंच के चलते वर्तमान में सोशल मीडिया चुनाव प्रचार एक बड़ा मंच बन गया है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। वोटर को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के पास अब कुछ दिन शेष बचे हैं। वहीं अब इसे लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुपों के संचालन की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। हमने प्रत्येक बूथ पर 2-2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इस हिसाब से 11,729 पोलिंग बूथ हैं। इसके दुगने हमारे बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सभी स्तर के जो पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के हैं, जिले स्तर के हैं, मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठ के हैं, विभागों के हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चल रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम भी मतदाता के जागरण का, जन जागरण का काम कर रहे हैं। देश हित में, उत्तराखंड के हित में क्या चीजें हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम एक एक व्यक्ति को, जन जन को जागृत करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो संदेश है, उस संदेश को नीचे तक पहुंचाने का काम हम व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इसी मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर कोकी ने कहा कि करण माहरा को कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी टीम का गठन किया और नए युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा है। बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। निश्चित तौर से करण माहरा जी को जब बागडोर मिली थी, आज ही तारीख में 2 साल पूरे हो चुके हैं और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से उन्होंने नई टीम का गठन किया है, नए युवाओं को जोड़ने का काम किया है और पूरे 2 साल पूरी ईमानदारी 24 घंटे काम किया है। तो हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं, आला कमान को भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस तरह का युवा नेतृत्व हमें उन्होंने दिया। हल्द्वानी पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट से सवाल पूछे। जोशी ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं को बेरोजगार करने आई है और इसका संसद में विरोध क्यों नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि गोद लिए गांव का क्या हुआ, सांसद निधि कहां खर्च की, रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड में क्यों नहीं आया, प्रदेश में एक भी नया केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं खोला गया और सैनिक स्कूल पीपीपी मोड में क्यों डाला गया। वहीं ऐसे तमाम प्रश्नों की छड़ी लगाते प्रकाश जोशी ने कहा कि मात्र पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले चेहरे इस बार जनता की नजरों में चढ़ गए हैं और इस बार जनता खुद को छले जाने का बदला जरूर लेगी। पूरे देश में अलग अलग जिलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो चाहते तो यहाँ भी एक रक्षा कॉरिडोर ला सकते थे, क्यों नहीं लाए। उत्तराखंड में 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, 5 संसदीय क्षेत्र हैं, तो कम से कम तो एक तो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। और आपको हैरानी होगी कि 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आने वाला है, ये भी उनकी गलती है। सैनिक स्कूल जो अभी स्वीकृत हुए उसको उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है, जबकि वो रक्षा मंत्रालय के खर्चे से वो करवा सकते थे, सरकारी उससे करवाते, बच्चों को फीस में राहत मिलती। ये इस तरह के आरोप उन पर हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का चुनाव प्रचार जारी है। रावत ने खानपुर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक के गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट के लोग 10 साल से विकास को तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 बैलों की जोड़ी की तरह हैं, जो हरिद्वार की जनता के बीच में रहते हैं और उनके विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। आज चुनाव की बेला है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, जबकि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो अपने पास बुला के मीटिंग करते हैं, मैं जनता के पास जा रहा हूं। ये दोनों में बहुत फर्क है और उनको तो पहले ही नकारा जा चुका है। 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ ना तो हरिद्वार के लिए किया ना उत्तराखंड के लिए किया। जनता ये भी जान रही है कि यहाँ तो एक के साथ एक फ्री है, बाप के साथ बेटा फ्री है। और देसी भाषा में कहूँ तो थारे हाथ में तो भाई लड्डू है और हम 2 बाप बेटे जो है 2 बैलों की जोड़ी की तरह थारी सेवा में हांडो फिरे जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।